जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। पत्नी की हत्या कर फांसी के फंदे पर लटकाने के आरोप में पुलिस ने हत्यारे पति को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। बिजली वितरण कंपनी के कोरोना काल में माफ किया गया बिजली बिल जमा करने 51,000 उपभोक्ताओं को भेजा नोटिस। नेशनल लोक अदालत का हुआ आयोजन, बालाघाट और वाराणसी में 5 सैकड़ा से अधिक प्रकरणों का हुआ निराकरण। राष्ट्रीय विचार मंच के बैनर तले नूतन कला निकेतन में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। सोशल मीडिया ग्रुप पर लालबरा के छात्रों को मिली गलत जानकारी, टेस्ट देने पहुंचे 2200 छात्रों को महाविद्यालय ने खाली हाथ लौटाया। मॉर्निंग वॉक पर निकले कटंगी के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता को अज्ञात वाहन ने मारी ठोकर, घटना में हुई मौत। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश के अनुसार एवं अमरनाथ केसरवानी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालाघाट के मार्गदर्शन में 11 दिसंबर को वर्ष के आखिरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। नेशनल लोक अदालत में न्यायालयीन पेंडिंग मामले और प्री लिटिगेशन केसेस रखे गए थे, जिनमें कुल 1512 मामलों का निराकरण हुआ। 2129 लोग लाभान्वित हुए, जिन्हें 3,84,09,440 रुपए की राशि अवार्ड के रूप में पारित की गई। आपको बताया कि नगर पालिका बालाघाट में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 1 करोड़ रुपए की डिमांड राशि रखी गई थी। यहां जलकर एवं संपत्ति कर से जुड़े कुल 717 प्रकरणों का निराकरण हुआ, जिससे नगर पालिका को 28 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालाघाट के सचिव जिला न्यायाधीश आशीष कुमार शुक्ला ने बताया कि इस नेशनल लोक अदालत में 1190 प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण हुआ, जिसमें 1,59,63,155 रुपए की समझौता राशि का निराकरण हुआ तथा 1,357 लोग लाभान्वित हुए। वहीं न्यायालय में लंबित प्रकरणों में 322 प्रकरणों का निराकरण हुआ, जिसमें 772 लोग लाभान्वित हुए, जिन्हें 2,84,46,285 रुपए का अवार्ड पारित किया गया। इन सभी मामलों के निपटारों के लिए जिले में 20 खंडपीठें बनाई गई थी, जिनमें दोनों पक्षों में समझौता के आधार पर प्रकरणों का निराकरण किया गया। आज 11 दिसंबर 2021 को वर्ष की आखिरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ, जिसमें प्री लिटिगेशन और लिटिगेशन दोनों तरह के मामलों का निराकरण लोक अदालत में हुआ। प्री लिटिगेशन वाले मामले वो जिनमें कि अभी मामले जिनमें भी मुकदमा शुरू नहीं हुआ है, ऐसे मामले कुल 7,960 लोग नेशनल लोक अदालत में रखे गए, जिनमें 1190 मामलों में करीब 1,59,63,155 रुपए के संबंध में मामलों का निराकरण हुआ और 1,357 लोग उसमें लाभान्वित हुए। और न्यायालय में लंबित मामलों में कुल 2,509 मामले नेशनल लोक अदालत में रखे गए, जिनमें 322 मामलों का निराकरण हुआ और 2,24,46,285 रुपए के संबंध में मामलों का निराकरण हुआ और 772 लोग उससे लाभान्वित हुए। कुल कितने केस कहेंगे सर? कुल 1,512 केसेस का निराकरण हुआ, जिसमें 1,190 केसेस प्री लिटिगेशन के मामले थे, यानी मुकदमा पूर्व उनमें फैसला हो गया, मुकदमा पूर्व ही समझौते हो गए और 322 मामले जो न्यायालय में लंबित थे उनमें समझौता हो गया है। सभी पूरा समझौता के आधार पे? जी हाँ, नेशनल लोक अदालत में समझौते के आधार पर ही मामलों का निराकरण होता है और दोनों पक्ष उसमें जब राजी होते हैं तो
नेशनल लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय की मुहर लगा दी जाती है उनके समझौते पर, और इन मामलों में आगे कोई अपील नहीं होती है। सर इसके लिए कितने खंडपीठ बनाए गए थे? आज 20 खंड, पूरे बालाघाट जिले में 20 खंडपीठों का गठन हुआ था। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नियुक्त समस्त रिटर्निंग ऑफिसर एवं सभी 10 जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की गतिविधियों की जानकारी अपने क्षेत्र के प्रत्येक गांव में मुनादी मतदाताओं एवं प्रत्याशियों को उपलब्ध कराएं। मुनादी के माध्यम से मतदाताओं एवं प्रत्याशियों को मतदान के दौरान दी जाने वाली सुविधाओं, मतदान केंद्रों की जानकारी, नाम निर्देशन प्रस्तुत करने की तिथि एवं मतदान की तिथि की जानकारी देने के लिए कहा गया है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा घोषित त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 कार्यक्रम के अनुसार बालाघाट जिले में त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव 3 चरणों में संपन्न कराए जाएंगे। व्यवहार न्यायालय बारासिवनी में शनिवार को प्रातः 10:30 बजे नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह लोक अदालत सभी न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण, समस्त न्यायालयीन कर्मचारीगण एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण साथ ही पक्षकारों के उपस्थिति में प्रारंभ की गई। लोक अदालत प्रारंभ हुई जिसमें कुल 6 खंडपीठों का गठन किया गया, जहां पर आपसी सहमति से राजीनामा कर मामलों का निराकरण किया गया, जिसमें आपराधिक शमनी के 18 प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा एवं क्षतिपूर्ति के 8 प्रकरण, आर्बिट्रेशन के 5 प्रकरण एवं नियमित व्यवहार अपील का 1 प्रकरण एवं विद्युत से संबंधित लंबित प्रकरणों में शेष 16 प्रकरणों, हिंदू विवाह के 10 प्रकरण, धारा 440 CRPC MJC का 1 आपराधिक मामलों में 18 NI एक्ट 138 के तहत 6 प्रकरण, सिविल मामलों में 6 एवं MJCR का 1, पेटी केस के 11 प्रकरणों का चेक बाउंस के 8 मामले, हिंदू विवाह से संबंधित धारा 125 का 5 प्रकरण, बैंक प्री लिगिटेशन के प्रकरणों में कुल 2 प्रकरणों का एवं प्री लिगिटेशन के 90 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इस प्रकार कुल 6 खंडपीठों में लंबित 114 एवं प्री लिगिटेशन के 90 प्रकरणों सहित कुल 204 प्रकरणों का निराकरण किया गया। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार जिले में अवैध रूप से संचालित ऑटो रिक्शा के विरुद्ध थाना प्रभारियों के द्वारा प्रतिदिन कार्रवाई की जा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में 11 दिसंबर को बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित कर ऑटो रिक्शा के व्यवस्थित संचालन पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार नियम के विरुद्ध संचालित हो रहे ऑटो रिक्शा चालकों पर कार्रवाई की जा रही है। ऑटो रिक्शा संचालन को व्यवस्थित रूप देने की आवश्यकता है। जिले में 1550 ऑटो रिक्शा पंजीकृत है, लेकिन सवारी ढोने का परमिट केवल 73 ऑटो रिक्शा चालकों के पास ही है। जिन ऑटो रिक्शा चालकों के पास परमिट नहीं होगा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जिले में पंजीकृत सभी ऑटो रिक्शा चालकों को सवारी ढोने का परमिट अनिवार्य रूप से बनाना होगा। सांसद डॉक्टर बिसेन ने कहा कि ऑटो रिक्शा संचालकों को भी शासन के नियमों और निर्देशों का पालन करना होगा और इसी में उनकी भलाई है। सभी ऑटो रिक्शा संचालक शीघ्र ही अपना परमिट बनवा ले। बैठक में बताया गया कि जिला परिवहन कार्यालय में ऑटो रिक्शा के परमिट तैयार करने के लिए अलग से 4 काउंटर बनाए जाएंगे और आवेदन करने के दिन ही परमिट तैयार करके दिया जाएगा। ऑटो रिक्शा के परमिट के लिए 500 रुपये की फीस लगेगी। इसके अलावा फिटनेस की 700 रुपये की फीस लगेगी और ऑटो रिक्शा का बीमा अनिवार्य रूप से होना चाहिए। ऑटो रिक्शा में यात्री की सुरक्षा के लिए GPS एवं ट्रैकर भी लगाना होगा। ऑटो रिक्शा चालकों को बैयर रोड, भटेरा रोड, गोंदिया रोड, गर्रा रोड एवं बालाघाट शहर के लिए परमिट दिया जाएगा। प्रत्येक रूट के लिए 150 ऑटो रिक्शा चालकों को परमिट दिया जाएगा। परमिट पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर दिया जाएगा। परमिट 15 किलोमीटर की दूरी के लिए जारी किया जाएगा। परमिट तैयार करने के लिए जिला परिवहन कार्यालय में अवकाश के दिन भी व्यवस्था की जा रही है। जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर दूरस्थ अति वनांचल क्षेत्र दुर्गम पहाड़ों के बीच पहुंच विहीन बिठली पंचायत के अंतर्गत आने वाले दुगलई गांव के विकास के लिए भले ही बड़े बड़े वादे किए गए हो, लेकिन आज उसके विषय में बात करने में जिला पंचायत से लेकर आला अधिकारी कन्नी काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगभग 1 वर्ष पहले जिला मुख्यालय से समाज सेवियों की टीम कपड़ों का वितरण करने पहुंच विहीन दुगलई गांव पहुंचती थी। हालात देखकर हर कोई दंग रह गया था कि आज भी ऐसे गांव बसते हैं जहां पर शासन और योजना नाम की कोई भी चीज दिखाई नहीं देती। बात मीडिया तक आती है, खबरें प्रकाशित होती है और फिर जिला पंचायत का अमला हरकत में आता है। तत्कालीन जिला पंचायत के CEO उमा माहेश्वरी अपने पूरे अमले के साथ 2 दिन बाद ही दुगलई पहुंच जाती है।
तत्काल गांव का सर्वे होता है, हितग्राहियों से बातें होती हैं और दनादन आदेश दे दिए जाते हैं। ऐसा लगा कि जैसे दुगलई के दिन फिरने वाले हैं। आज़ादी के बाद से आज तक दुगलई के लिए कोई मसीहा नहीं आया। जिला पंचायत सीईओ के आदेश के रूप में जैसे उन्होंने विकास गांव तक पहुंचते हुए देखा। इस बीच कोरोना की दूसरी लहर, लॉकडाउन और फिर जिला पंचायत की तत्कालीन सीईओ उमा माहेश्वरी का स्थानांतरण हो गया। नए साहब ने जिला पंचायत का प्रभार ग्रहण किया। विकास के लिए न जाने कितने आदेश दिए। बेहतर काम नहीं करने पर उपयंत्रियों के वेतन काटे गए। अवकाश के दिन मीटिंग ली गई, लेकिन इसके बाद भी भूल गए तो दुगलई के विषय में बात करना। हमने इस विषय पर जब जिला पंचायत के पंचायत प्रकोष्ठ शाखा से लेकर आला अधिकारियों से चर्चा की तो हर कोई यह कहता हुआ दिखाई दिया कि दुगलई के विषय में जानकारी फाइल में है। फाइल देखकर बतानी पड़ेगी कितना विकास हुआ है, क्या क्या काम हुआ है। कुछ अधिकारियों ने तो जानकारी यहाँ तक दे दी कि दुगलई के विषय में जानकारी कलेक्ट्रेट कार्यालय से मिलेगी, जिससे इस बात के संकेत मिलते हैं कि जिला पंचायत में विकास के लिए चाहे कितना ही हल्ला किया जाए, लेकिन उनके इस पोर्टफोलियो में दुगलई का विकास कहीं से भी शामिल नहीं है। चलिए चलते चलते आपको दुगलई की भौगोलिक स्थिति और वर्तमान में हो रहे काम के विषय में जानकारी देते हैं, जिनकी जानकारी हमें अब तक अपने सूत्रों के माध्यम से मिल पाई है। दरअसल दुगलई गांव का यह दुर्भाग्य है कि वह दूरस्थ वनांचल क्षेत्र में बसा हुआ है। आपको बता दें कि दक्षिण बैयर के नक्सल प्रभावित बिटली ग्राम पंचायत से 14 किलोमीटर दूर पर स्थित है। बिटली पंचायत से दुगलई जाने के लिए लगभग 4 किलोमीटर पहाड़ का रास्ता पैदल तय करना पड़ता है। इस कारण विकास यहां तक नहीं पहुंच पा रहा। 39 घर के इस छोटे से गांव में बीते वर्ष तत्कालीन जिला पंचायत की सीईओ उमा माहेश्वरी के निरीक्षण के बाद एक तालाब निर्माण का कार्य स्वीकृत कराया गया, जिसका निर्माण कार्य कछुए से भी धीमी गति से चल रहा है। जानकारी यही मिल रही है कि कुछ लोगों के आवास स्वीकृत कराए गए। निर्माण के विषय में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि सरकारें आई और गई, अधिकारी आए और गए, लेकिन दुगलई गांव जहां था वहीं खड़ा रह गया। उसे कल भी किसी मसीहा का इंतजार था, आज भी किसी मसीहा का इंतजार है, और यही हालात बने रहे तो आने वाले दिनों में भी उसे किसी मसीहा का इंतजार ही रहेगा। भरवेली थाना के अंतर्गत बैयर रोड टेकाड़ी के पास 2 दिन पहले सड़क दुर्घटना में घायल अज्ञात व्यक्ति की शिनाख्त संतोष नागवंशी 55 वर्ष ग्राम जामड़ी थाना किरणापुर निवासी के नाम से उसकी पत्नी अनीता नागवंशी 55 वर्ष ने जिला अस्पताल में की। प्राप्त जानकारी के अनुसार संतोष नागवंशी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था और वहां घूमते भी रहता था, किंतु वह घर आ जाता था। 6 दिसंबर को 9:15 बजे करीब संतोष नागवंशी घर से निकला, जो घर वापस नहीं आया। 9 दिसंबर की रात्रि 8 बजे भरवेली थाना के अंतर्गत बैयर रोड टेकाड़ी के पास सड़क दुर्घटना में घायल हालत में एक अज्ञात व्यक्ति पड़ा हुआ था, जिसे भरवेली थाने से 100 डायल से जिला अस्पताल बालाघाट लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। जिला अस्पताल पुलिस ने सड़क दुर्घटना में मृत इस अज्ञात व्यक्ति की लाश शिनाख्त हेतु जिला अस्पताल के फ्रीजर में सुरक्षित रखवा दी थी, जिसकी शिनाख्त मृतक की पत्नी के द्वारा जिला अस्पताल पहुंचकर की गई। आदिवासी क्षेत्रों के लिए पंचायत स्तर पर कार्य करने के लिए मोबिलाइजर पद के लिए शासन के द्वारा भर्ती निकाली गई थी। न्यायालय के आदेश हो जाने के बावजूद भी इस पद पर ज्वाइनिंग नहीं दी जाने से सभी चयनित अभ्यर्थी बहुत ही परेशान हैं। 1 दर्जन अभ्यर्थी आदिवासी विकास परिषद युवा मोर्चा के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर चयनित सभी अभ्यर्थियों को मोबिलाइजर पद के लिए ज्वाइनिंग दिए जाने की मांग की। आदिवासी क्षेत्रों की पंचायतों में मोबिलाइजर पद के लिए 5221 भर्तियां निकाली गई थी। यह पूरी प्रक्रिया 9 माह पूर्व मेरिट लिस्ट के आधार पर की गई थी। प्रक्रिया होने के बाद कई अभ्यर्थियों ने मोबिलाइजर पद पर ज्वाइनिंग ले ली थी तथा कई अभ्यर्थी ज्वाइनिंग लेने वाले थे, लेकिन उसी दौरान मंडला के स्वच्छताग्राहियों के द्वारा इस पद पर होने वाली भर्ती के लिए स्टे लगा दिया गया, जिसके बाद यह प्रक्रिया लगभग 8 से 10 माह तक कोर्ट में चली। लेकिन अभी हाल ही में 25 नवंबर को माननीय कोर्ट से इस मामले में निर्णय लिया गया है और पंचायत स्तर पर मोबिलाइजर पद के लिए मेरिट लिस्ट पर ही जिनका चयन हुआ है उनको लिए जाने के निर्देश भी दिया जाना बताया जा रहा है। ज्वाइनिंग दी जाए, यही मांग को लेकर वे कलेक्टर के पास पहुंचे हैं। सर क्या है, जो पंचायत लेवल पे वैकेंसी आई थी, एक भर्ती आई थी पंचायत स्तर पे मोबिलाइजर पद के लिए। उसमें क्या है, मेरिट लिस्ट के आधार पर भर्ती लेना था। मेरिट लिस्ट तैयार हो गई, सब चीज़ हो गई, पूरी प्रोसेस हो गई। कुछ लोगों को ज्वाइनिंग भी मिल गई, कुछ लोग अपना कार्य करना भी चालू कर दी और कुछ लोग ज्वाइनिंग लेने ही वाले थे। तभी क्या हुआ, मंडला से कुछ जो स्वच्छताग्राही थे उनने कोर्ट में जाके स्टे लगा दिए
कि इसमें सिलेक्शन मेरिट लिस्ट के आधार पर नहीं, हम जो पहले से कार्य कर रहे थे स्वच्छताग्रही, उनका होना चाहिए करके। तो ये जो प्रोसेस थी वो कोर्ट तक के चले गई। तो ये लगभग 8 से 10 महीने तक के यह प्रक्रिया कोर्ट में चली। उसके बाद अभी लास्ट 25 नवंबर को कोर्ट से डिसीजन आया कि जो पंचायत लेवल पे अभी मोबिलाइज़र पद के लिए भर्ती थी, तो उसमें मेरिट लिस्ट के आधार पर जिनका चयन हुआ था, उनको लिया जाए करके। तो क्या कोर्ट से तो आ गई जो ऑर्डर है, तो फिर वो सब चीज़ हुआ और फिर उसके बाद कोर्ट के बाद आदेश आने के बाद अभी तक की हमको जॉइनिंग नहीं मिली, ना कुछ कार्य कर रहे हैं अभी हम। तो हम भैया जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के हालात है अभी, माननीय न्यायालय ने जब अगर इनको बहाली के लिए निर्देश दे दिए तो मेरे ख्याल से इनकी बहाली कर देना चाहिए था, क्योंकि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है और अभी नौकरी की तंगी है, तो जब इनको 9 महीने पहले इनका चयनित हो चुके हैं, इनको ज्वाइनिंग हो चुकी थी, अगर माननीय न्यायालय ने आदेश दे दिया तो मेरे ख्याल से प्रशासन उनको इनकी नौकरी वापस कर देनी चाहिए थी। देखिए भैया जिस प्रकार से चुनाव आ रहे हैं अभी और सरकार इस तरफ युवाओं के रोजगार की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, तो ये काफी बुरे हालात है मध्य प्रदेश के। इसलिए अभी मुझे जिस प्रकार से फोन के माध्यम से इन्होंने बताया और मुझे बताया कि भैया कि कलेक्टर को सर को ज्ञापन देना है, तो इनके माध्यम से मैं कलेक्टर सर के पास में आया और ज्ञापन दिया। और अगर ज्ञापन के माध्यम से हमारी इनकी मांग पूरी नहीं होती है तो युवा साथियों के साथ हम जन आंदोलन करेंगे। मानव अधिकार दिवस के अवसर पर पुरानी पेंशन बहाली संगठन के द्वारा किरणापुर के अंतर्गत आने वाले ग्राम हट्टा में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा के समक्ष एकत्रित होकर कैंडल जलाकर मानव श्रृंखला बनाते हुए पुरानी पेंशन बहाल किए जाने को लेकर आवाज बुलंद की गई। इस अवसर पर पुरानी पेंशन बहाली संगठन के प्रांतीय पदाधिकारी देवेंद्र तिवारी ने बताया कि पूरे राष्ट्र में मानव अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में हमारे पुरानी पेंशन की मांग को लेकर हमारे बहुत से शहीद मध्य प्रदेश सहित पूरे राष्ट्र में शहीद हुए हैं। उनकी याद में मानव अधिकार दिवस के रूप में कैंडल जलाकर एवं मानव श्रृंखला बनाकर पुरानी पेंशन बहाली की मांग को सरकार तक पहुँचाया जा रहा है। आज पूरे राष्ट्र में मानव अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में हमारे जो पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के हमारे बहुत से साथी मध्य प्रदेश में पूरे राष्ट्र में शहीद हुए हैं, उनकी याद में आज जो है और पूरे मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में जो है हमारे सम्मानीय जो है शहीद हुए हमारे जो भी हैं, जैसे आज हम लोग हट्टा में किरणापुर के हट्टा में आज जो है संविधान दिवस के मानव अधिकार दिवस में सभी साथी एकत्रित होकर आज यहाँ कैंडल जला के हम मानव श्रृंखला बनाकर पुरानी पेंशन की मांग को पुनः मध्य प्रदेश शासन सहित पूरे देश में राष्ट्र के साइड से हम अपेक्षा करते हैं। बालाघाट के विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दिनेश कुमार प्रजापति की अदालत ने अवैध रूप से महुआ शराब रखने के आरोप में आरोपी लोचन लाल 40 वर्ष ग्राम जरा मोगांव थाना कटंगी निवासी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास और 25,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विमल सिंह ने बताया कि 17 अक्टूबर 2016 को आबकारी व्रत कटंगी में पदस्थ आबकारी उप निरीक्षक राजेश सिंगल को सूचना मिली कि चरा मोगांव जंगल में चेन्नई नदी के किनारे 2 व्यक्ति अवैध रूप से हाथ भट्टी मदिरा का निर्माण कर रहे हैं। इस सूचना पर उप निरीक्षक अशोक सिंगल ने अपने स्टाफ के साथ घेराबंदी की। एक व्यक्ति उन्हें देखकर जंगल की तरफ भाग गया और एक व्यक्ति मौके पर मिला, जिसका नाम पूछने पर उसने अपना नाम लोचन लाल निवासी जरा मोगांव निवासी होना बताया। मौके पर शराब भट्टी के पास 3 काले रंग की और 2 सफेद रंग के प्लास्टिक की जरिकेनों में द्रव्य पाए गए। जांच में उक्त द्रव्य हाथ भट्टी महुआ मदिरा पाई गई, जिसके माप किए जाने पर 61 लीटर होना पाया गया। यहाँ आरोपी अवैध शराब को बिना वैध अनुमति के आधिपत्य में रखे हुए थे, जिसके विरुद्ध धारा 34(2) मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर उसे इस अपराध में गिरफ्तार किया गया। यह प्रकरण मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दिनेश कुमार प्रजापति की अदालत में चला, जहां पर अभियोजन पक्ष आरोपी लोचन लाल के विरुद्ध आरोपित अपराध सिद्ध करने में सफल रहा। ग्रामीण थाना के अंतर्गत गोंदिया रोड गोंगलई चौक के पास मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने से मोटरसाइकिल में सवार 2 व्यक्ति घायल हो गए। दोनों घायल व्यक्ति उप सरपंच इंदिरा जुई के 31 वर्ष और सेंट्रल बैंक का लिपिक बीरबल सिंह पिता दीप सिंह सैयाम 32 वर्ष, दोनों ग्राम खर्राकोना थाना लामता निवासी है, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इंदिरा जुई के ग्राम पंचायत टाकाबरा लामता का उप सरपंच है और बीरबल सिंह सैयाम सेंट्रल बैंक लखनादौन में लिपिक के पद पर पदस्थ है। बताया गया कि बीरबल सिंह लखनादौन के पूर्व में लांजी सेंट्रल बैंक में भी पदस्थ थे। शाम 5:30 बजे करीब रजीगांव से बालाघाट के आते समय गोंदिया रोड गोंगलई चौक के पास अचानक बालाघाट की ओर से आ रही स्कूटी मोटरसाइकिल के सामने आ जाने से मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई, जिसमें बीरबल सिंह और इंदिरा जुई के दोनों मोटरसाइकिल सहित गिरने से घायल हो गए। दोनों घायल को 108 एम्बुलेंस जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया है।
राज्य परिवहन विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा हाईकोर्ट के निर्देश पर 3 पहिया वाहन ऑटो रिक्शा की जांच अभियान चलाकर की जा रही है। वाराणसी नगर में भी ऑटो रिक्शा की जांच राजेश सिंह तोमर इंचार्ज रजेगांव चेकपोस्ट अधिकारी की टीम के द्वारा की गई। इस दौरान नगर के विभिन्न स्थानों पर चल रहे और खड़े ऑटो रिक्शा की विधिवत जांच कर आवश्यक दस्तावेज, परमिट, फिटनेस, इंश्योरेंस, लाइसेंस, पीयूसी और उक्त वाहन ओवरलोड तो नहीं चला जा रहे, इसकी जांच की गई। 9 ऑटो चालक के पास दस्तावेजों की कमी या ओवरलोड सवारी का परिवहन करते हुए पाए गए, जिनके ऑटो जब्त कर कार्रवाई कर पंचनामा बनाकर प्रकरण तैयार किया गया। सभी वाहनों को थाना वाराणसी के सुपुर्द कर प्रकरण जिला परिवहन अधिकारी को प्रेषित किया गया। हाई कोर्ट के निर्देश पे ये ऑटो वाले के खिलाफ अवैध रूप से जो चल रहे हैं, बिना परमिट चल रहे हैं, तो इनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है पूरे मध्य प्रदेश में। उसी के तहत यहाँ बालाघाट जिले में भी कार्रवाई चल रही है। तो जिन ऑटो के पास कोई भी दस्तावेज नहीं है, परमिट या फिटनेस वगैरह, इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, उनको जब्त करके सीधे थाने। कितने ऑटो है अपने अभी आज 9 ऑटो के विरुद्ध कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई और कब तक जारी रहेगी सर? ये इस महीने 31 दिसंबर तक जारी। सर क्या क्या मांगा जाता है इसमें? इसमें परमिट, फिटनेस, इंश्योरेंस, लाइसेंस और पीयूसी, वो ओवरलोड नहीं चलेगा। वाराणसी थाना के अंतर्गत ग्राम पिपरिया की सेवा सहकारी समिति गारापुरी में अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर वह फरार हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार सेवा सहकारी समिति गारापुरी पिपरिया शाखा प्रबंधक FC रांगडाले और सहायक प्रबंधक युगल किशोर बिसेन सहित समस्त स्टाफ शाम करीब 5 बजे सोसाइटी बंद कर खरीदी केंद्र में आ गए थे, जो सोसाइटी से करीब 1 किलोमीटर दूर पर है, जहां समर्थन मूल्य पर खरीदी प्रारंभ थी, जो रात्रि 10 बजे बंद हुई और उसके बाद सभी कर्मचारी अधिकारी अपने अपने घर चले गए और किसानों के द्वारा समर्थन मूल्य केंद्र में अपनी धान के साथ वे वहीं थे। ऐसे में सोसाइटी के 2 चौकीदार भी खरीदी केंद्र में ही थे और सोसाइटी खाली पड़ी थी, जिस पर अज्ञात चोरों के द्वारा सूनेपन का फायदा उठाकर सोसाइटी के मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर सोसाइटी के अंदर प्रवेश किया गया, जहां पर केवल तिजोरी का ताला तोड़कर नकदी राशि की चोरी कर वे फरार हो गए। वहीं लैपटॉप, कंप्यूटर सहित अन्य सामान सोसाइटी में यथावत रखा गया। तिजोरी में करीब 3 लाख रुपए रखे हुए थे, जिसकी चोरी हो गई। इसकी जानकारी उस समय पता चला जब सुबह किसान और सोसाइटी के कर्मचारी सोसाइटी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सोसाइटी का ताला टूटा पड़ा हुआ है। फिर अंदर जाकर देखा तो तिजोरी का भी ताला टूटा था, जिसकी जानकारी तत्काल शाखा प्रबंधक ने सहायक प्रबंधक को दी। राष्ट्रीय विचार मंच के नेतृत्व में शनिवार को शहर के नूतन कला निकेतन सभागार में 8 दिसंबर को तमिलनाडु राज्य के कुन्नूर में शहीद हुए CDS विपिन रावत सहित अन्य जवानों को जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, व्यापारी, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, सदस्य और आम नागरिकों की उपस्थिति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। शनिवार की दोपहर 3:30 बजे नूतन कला निकेतन सभागार में राष्ट्रीय विचार मंच के बैनर तले आयोजित श्रद्धांजलि सभा CRPF के जवान, NCC कैडेट्स, स्कूली छात्र छात्राएं, समाजसेवी, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि इसमें उपस्थित रहे। इस दौरान भारतीय सेना में विभिन्न स्थानों पर अपनी सेवाएं दे चुके NCC 6 MP के अधिकारी कर्नल रविचंद्रन ने अपने उद्बोधन के दौरान बताया कि कैसे भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट का अपना अलग इतिहास और गौरव है। CDS विपिन रावत इसी गोरखा रेजिमेंट के कमांडिंग अधिकारी रहते हुए अपने सैन्य जीवन के कैरियर की शुरुआत की थी और उच्च पदों तक पहुंचे थे। जो हायर लेवल पे जो अभी चल रहे थे, जो सब लोगों ने सारे बता रहे थे क्या होने वाला है, क्या क्या चलना है, वो पूरा मोदी जी ने इनके ऊपर छोड़ दिया था, अपना जो जनरल रावत साहब को। फिर अपना प्राइम मिनिस्टर शांति से अपना जो कंट्री का कैसे आगे लेके जाना वो देख रहे थे। ये पूरा डिफेंस की आगे होने वाला कार्रवाई के बारे में पूरा सोच के उसका तैयारी चल रहा है सब। साहब के बारे में अगर हम बताएं, जैसे साहब बोल रहे हैं गोरखा रेजिमेंट का है, गोरखा सोल्जर के बारे में हम लोगों को जानकारी होना जरूरी है। जो गोरखा जो होते हैं, जो है नेपाल से मैक्सिमम नेपाल के फोर्स होते हैं अपने इंडियन आर्मी में, गोरखा रेजिमेंट में वो पूरा नेपाली होते हैं, बहुत सिंसियर होते हैं, फिजिकली बहुत फिट होते हैं, उनसे ज्यादा फिटनेस और किसी के पास नहीं होगा। देश के लिए कुछ भी करेंगे। ऐसे रेजिमेंट में साहब ने जो एक कमीशन लिया है, उससे पहले साहब का जो एजुकेशन और आप देखेंगे, साहब जो है हिमाचल में पौड़ी गढ़वाल में उनका जो है जन्म हुआ था 1958 पे।
उसके बाद उनका एजुकेशन हुआ था जो है देहरादून पे। बालाघाट मंडला डिंडोरी रेंज के एडीजी आशुतोष राय ने सीडीएस बिपिन रावत सहित अन्य जवानों को श्रद्धांजलि देने के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए सीडीएस बिपिन रावत के पूरे जीवन काल पर प्रकाश डालते हुए उनकी कामयाबी और उनकी सफलता के मूल मंत्र उपस्थित जनों को बताया। तो कोई घटना हुई है इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सब है। एज अ पुलिस ऑफिसर हमारे आर्मी के भी साथी यहाँ बैठे हैं। हमारे आर्मी की क्या कैपेबिलिटीज हैं, क्या है इंडियन आर्मी, उस पर हम लोग क्या कहेंगे। वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट आर्मी, मोस्ट इक्विप्ड, मोस्ट मोटिवेटेड, और ये इसीलिए क्योंकि हमारी लीडरशिप ऐसी रही है शुरू से। जनरल साहब के बारे में, वो सेकेंड जनरेशन थे आर्मी में, उनके फादर भी लेफ्टिनेंट जनरल थे। जब उनकी शादी हुई थी उनकी ससुराल में ही शहडोल में, तो उनके फादर तब सर्विस में थे, लेफ्टिनेंट जनरल थे और ये यंग ऑफिसर थे। कैप्टन तो इनकी शादी हुई थी दिल्ली में अशोक रोड में। फिर ये आया आर्मी में, इनको गोरखा रेजिमेंट में मिला। इनको गोरखा ऑफिसर है वैसे वो, मतलब शुरू से गोरखाओं के साथ में रहे। तो अभी ऐसा लगता है, लेकिन आप सोचिए ना किस तरह का उनका बैकग्राउंड है। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए बालाघाट विधानसभा के पूर्व विधायक अशोक सिंह सरस्वार ने बांग्लादेश विभाजन के दौरान तत्कालीन जनरल मानेक सिंह की तुलना सीडीएस जनरल बिपिन रावत से करते हुए सर्जिकल स्ट्राइक सहित अन्य सैन्य गतिविधियों के विषय में विस्तार से प्रकाश डाला। देश में जाकर बदला लेना, उनको आक्रमण करना, ये बहुत बड़ी बात थी जो सिखाया उन्होंने रावत साहब ने। याद आती है जनरल मानेक शाह, जिसने बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए आत्मबल का उपयोग किया और देश का मान बनाया, देश को आगे बढ़ाया। उसी तर्ज पर जनरल मानेक शाह रावत साहब आगे बढ़ रहे थे और देश को उन्नति और देश के दूसरे देशों से दमदारी से बदला लेने के लिए आगे बढ़ रहे थे। उसने न केवल देशों को सबक सिखाया बल्कि यहाँ के कर्महारों को भी आत्मबल दिया, अपना आत्मशक्ति दिया कि वो कुछ करें, डरे नहीं, आगे बढ़ें। और आज हम देखते हैं कि यहाँ की हमारी मिलिट्री तीनों सेना आत्मबल के रूप में इतनी सशक्त हो गई है कि हम चीन, अमेरिका किसी से भी डरने के इसमें नहीं है। आज हमें दुख होता है, इतनी बड़ी हस्ती जिससे हमें बहुत सारी उम्मीद थी। हमें डर नहीं था पाकिस्तान से, हमें डर नहीं था चाइना से, हमें पूरा भरोसा था जनरल मानेक शाह। विधायक गौरीशंकर बिसेन ने एक जवान से लेकर एक जनरल बनने तक सैनिक जीवन की कठिनाइयों और उत्साह के साथ किए गए बलिदान को याद किया और बताया कि 8 दिसंबर का दिन भारतीय इतिहास हर एक भारतीय के लिए बेहद ही दुखद दिन रहा, जब लोगों को पता चला कि उनके पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत अपने जाबाज अधिकारियों और सिपाहियों के साथ कुन्नूर हेलीकॉप्टर दुर्घटना में नहीं रहे। हम भारतवासियों के लिए और इस देश की 130 करोड़ जनता के लिए 8 दिसंबर का हृदय विदारक घटना ये सबको झकझोर कर दिया है। सभागार में श्रद्धांजलि में ऐसे पल भी हमारे सामने आए कि हृदय हिल गया। जिस तरह से हमारे एडीजी साहब ने और कर्नल साहब ने एक जवान की एक सेना में भर्ती हुई जवान से लेकर जनरल तक कितना कठिन उसका जीवन है और उसको कितने सरलीकरण से राष्ट्र को समर्पित करते हैं।
उससे बड़ी सरल और हम सबके सामने समझने वाली भाषा में रखा है। मैं 8 तारीख को भोपाल में था। मेरे सुरक्षा गार्ड ने मुझे जानकारी दी कि इस तरह का हादसा हो गया। एकाएक विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं, जिस हेलीकॉप्टर से सीडीएस अमर शहीद बिपिन रावत जी। इस कार्यक्रम के बाद शाम 7 बजे शहर के अधिकांश लोगों ने अपने घरों की लाइट 2 मिनट के लिए बंद कर इस घटना में शहीद हुए देश के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी।